हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वेद प्रकाश शर्मा जी का एक और नया नॉवेल, जिसका नाम है क्योंकि वो बीवियां बदलते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस नॉवेल को। क्योंकि वो बीवियां बदलते थे। श्री गणेश एक पहेली से करता। एक लड़की के मोबाइल पर एसएमएस आए, तुम्हारे बचाव का रास्ता पीले रंग के एक ऐसे घर में बंद है जहाँ काले रंग के मोती रहते हैं। इस वाक्य का अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा था। जिस लड़की को यह मैसेज मिला था वो बहुत बड़े जंजाल में फंसी हुई थी, इसलिए उसके लिए इसका अर्थ समझना जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ था। बल्कि है, अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अभी तक उसे इस जंजाल से मुक्त करा देने वाला बिरना नहीं मिला। जिनसे उसने मदद मांगी उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं यानी आपका प्रिय लेखक वेद प्रकाश शर्मा। मैंने भी उपरोक्त वाक्य का अर्थ समझने की भरपूर कोशिश में अपने जहन का काफ़ी मलूदा निकाला, परंतु नतीजा नील बटा नील। सिर में दर्द होने लगा तो सवालत। हो सकता है मेरी तरह आपको भी ये मुगालता हो कि आपके पास एक आला दिमाग है। अगर हाँ, तो आप भी उपरोक्त वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश में उसका चूरमा बनाए। अर्थ तो खैर इस वाक्य का समझ में आएगा ही। हमारी समझ में नहीं आया तो विवाह जिंदल की समझ में आएगा। लेकिन जब तक विवाह इस वाक्य का कचूमर निकाले तब तक लगे रहिए। मुमकिन है आप विवाह जितने ब्रिलियंट साबित हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि वह लड़की कौन है और पहेली जैसा यह वाक्य हमारे जीवन में कैसे और कहाँ से टपका। उपन्यास तो मैंने बहुत लिखे हैं, मगर वैसा कभी नहीं लिखा जैसा इस बार लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि शंखनाद तक मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यासों की संख्या 155। उनमें से 3 में विवाह जिंदल का जिक्र किया है। 3.5 घंटे, बीवी का नशा और मिस्टर चैलेंज। 155 उपन्यासों में से अगर मैंने केवल 3 में विवाह जिंदल का जिक्र किया है तो इसी से जाहिर है कि उस अजीब मुशान हस्ती का जिक्र मैं करता ही तब हूँ जब मेरे हाथ कोई बेहद अनोखा, अनूठा, रोमांचकारी, पेचीदा और इस कदर उलझा हुआ कथानक लग जाए जो मेरे दिमाग की नसों को झकझोर कर रख दे। ऐसा ही हुआ इस बार। ऐसा ही एक बार फिर मुझे विवाह जिंदल पर कलम उठानी पड़ी। एक बार फिर मेरा दावा वही है जो विवाह के पिछले 3 उपन्यासों में किया था। ये कि आप उपन्यास की अंतिम पंक्ति पढ़ने से पहले चाहे जितना दिमाग घोंट लें, लेकिन किसी हालत में हत्यारे का नाम नहीं जान सकेंगे। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा ये दावा पिछले 3 दावों के मुकाबले कई कई गुना ज़्यादा ठोस है। यानी हो सकता है आपने 3.5 घंटे, बीवी का नशा और मिस्टर चैलेंज के हत्यारे को विवाह से पहले पकड़ लिया हो, परंतु इस उपन्यास में हत्यारे को नहीं पकड़ सकेंगे। इस कथानक का अंत पढ़कर आपके सामने विवाह जिंदल का एक ऐसा रूप आएगा जिसे जानने के बाद मेरी तरह आपके दिमाग के भी सारे फ्यूज एक ही झटके में ठीक इस तरह उड़ जाएंगे जैसे घातक किस्म का शॉर्ट सर्किट हुआ। विवाह के उस रूप को देखने के बाद मेरी हालत ऐसी है कि हालांकि मैं उपन्यास लिखना शुरू कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी डबल माइंड हूँ कि वह सब लिखना भी चाहिए या नहीं। मुझे नहीं पता कि विवाह जिंदल के उस रूप को देखने के बाद आप क्या सोच, जिसकी कल्पना न मैंने पहले कभी की थी ना ही आप कर पाए होंगे। ऐसी मानसिक अवस्था में मैं इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक भी फैसला नहीं कर पाया हूँ कि अब मैं विवाह को क्या कहूँ। खैर, जब भी मैं विवाह के बारे में लिखने बैठता हूँ तभी अपने अंदर एक कमी महसूस करता हूँ। ये कि बहुत सारी बातें एक ही झटके में एक ही बार में कह देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण सब कुछ अटपटा हो जाता है। उसी से बचने के लिए अगले चैप्टर से बात को सिलसिलेवार कहने की कोशिश करता हूँ। 14 दिसंबर की सर्द रात के 2 बजे किसी ने हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी और मधु यानी मेरी पत्नी की नींद उचड़ गई। मैंने हड़बड़ाकर ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन? मैं हूँ भाई साहब, विनोद। क्या हुआ? कोई लड़की आई है? लड़की? मैंने अपनी कलाई पर बंधी रेडियम डायल रिस्ट वॉच पर नज़र डालने के साथ हैरान स्वर में पूछा, रात के इस वक्त? दिल्ली से आई है, हमें जानती है? मैंने अब भी लिहाफ में से ही पूछा क्योंकि सर्दी इतनी थी कि उससे निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। शगुन, मेरा बेटा की फ्रेंड है। शगुन की फ्रेंड? हमारे कान खरगोश के कानों में बदल गए। नाइट बल्ब की रोशनी में एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, कर क्या रहा है ये जवान लड़का? रात के 2 बजे दिल्ली से उसकी फ्रेंड आई है। कहीं कोई लफड़ा तो नहीं? देखना और जानना ज़रूरी हो गया था। लगभग एक ही साथ दोनों लिहाफ से निकले। मैंने तन पर गर्म नाइट गाउन डाला। मधु पहले ही गाउन में थी। आगे बढ़कर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। विनोद बेचारा जिस्म को कंबल में लपेटे होने के बावजूद लॉबी में खड़ा कांप रहा था। मैंने उसी से पूछा, तूने पूछा नहीं कि शगुन से उसे ऐसा क्या काम है जो दिल्ली से यहाँ चली आई? वह भी रात के 2 बजे? मधु ने बात आगे बढ़ाई। सब कुछ पूछा, बार बार जानने की कोशिश की,
ये भी कहा कि इस वक्त ना मैं शगुन को जगा सकता हूँ ना ही आपको, मगर वह नहीं टल रही। एक ही रट लगाए हुए शगुन से मिलना है, आओ। कहने के साथ मैंने लॉबी का वह हिस्सा पार किया जहाँ विनोद का फोल्डिंग पलंग पड़ा हुआ था। K1264 का मुख्य द्वार पार करके हम आयरन गेट पर पहुंचे। गेट के पार काले रंग की एक होंडा सिटी मौजूद थी। हमें यह समझते देर नहीं लगी कि वह उसी से आई, वह जो गेट के नज़दीक खड़ी थरथर कांप रही थी। गेट के दोनों तरफ लगी लाइटों की रोशनी में हम उसे और उसके हुलिये को साफ देख सकते थे। वह करीब 22 वर्षीय बेहद खूबसूरत लड़की थी, मगर पता नहीं ऐसी क्या घटना पेश आई थी जिसने उसकी सारी खूबसूरती को डस रखा था। कीमती साड़ी पहन रखी थी उसने, मगर पूरी तरह अस्त व्यस्त। पैरों में कीमती सैंडल्स, सोने के बिछवे, बाल लंबे रेशमी और मुलायम परंतु उलझे हुए। मस्तक पर लगी सुर्ख बिंदी का बस निशान भर रह गया था। पूरी तरह पुत चुकी थी वह। यही हाल मांग में भरे सिंदूर का था। गले में लटक रहा था कई डायमंड्स जड़ा मंगलसूत्र। कम से कम हमारी नज़र में आई शगुन की वह पहली शादीशुदा फ्रेंड थी। पहली नज़र में दो बातें स्पष्ट हो रही थी। एक, वह किसी धनाढ्य घराने से थी। दो, किसी घोर मुसीबत में थी। क्या बात है बेटी? मैंने पूछा। मेरा नाम चांदनी अंकल। उसकी आवाज़ मीठी परंतु दर्द में डूबी हुई थी। चांदनी बजाज, दिल्ली से आई हूँ, बहुत परेशान हूँ। इस मुसीबत में आप ही मेरी मदद कर सकते, मगर आप मुझे नहीं जानते। शगुन को बुला लीजिए, वो मुझे पहचान लेगा। शगुन को कैसे जानती हूँ? हमने इग्नू में एक साथ पायलट की ट्रेनिंग ली थी। ओह, लेकिन सारी बातें यहीं खड़े खड़े पूछ लेंगे क्या? मधु ने मेरी बात काटी। देख नहीं रहे कैसे काँप रही है बेचारी? मैं चुप रह गया। मधु ने कहा, विनोद दरवाज़ा खोल। विनोद ने दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। थैंक यू। रोने को तैयार सी वह अंदर आ गई। विनोद वापस ताला बंद करते वहीं रह गया, जबकि हम उसे अपने बेडरूम में ले आए। सोफे पर बिठाने के बाद सबसे पहले मधु ने उसके जिस्म पर एक शॉल डाला। तब तक विनोद वापस आ गया था। मधु ने उससे कहा, इसके लिए चाय बना दे। चाय तो मेरे लिए भी बना देना, मैंने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। बल्कि सभी के लिए बना ले, तुझे खुद भी तो ज़रूरत होगी। अभी तक दांतों से पियानो का काम ले रहा है। विनोद किचन की तरफ चला गया। अब बताओ बेटी, मधु ने पूछा, क्या बात है? मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ आंटी। कहते कहते उसके आंसू निकल आए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ आप भी नहीं, आपकी फ्रेंड बचा सकती है अंकल। मेरी फ्रेंड? मैं चौंका। मेरी कौन सी फ्रेंड? विभा जिंदल। विभा? यस, नाम जुबान पर आती, बल्कि चांदनी द्वारा कहने पर कानों में पड़ती मेरा दिल धक्क से रह गया था, जैसे धड़कना ही बंद हो गया हो। आप जानते हैं हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि विभा मेरा पहला प्यार है। वह हस्ती है जिसकी वजह से मैं लेखक हूँ। हकबकाकर मैंने मधु की तरफ देखा। वह भी मेरी ही तरफ देख रही थी, शायद ये जानने के लिए कि विभा का नाम आने पर मुझ पर क्या प्रतिक्रिया हुई। मेरे और विभा के बारे में वह एक एक बात जानती, और वह भी विभा के प्रति बहुत श्रद्धा रखती है। सिगरेट में एक कश लगाने के साथ मैंने अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की। मधु से नजरें हटाकर चांदनी की तरफ देखा और बोला, तुम विभा के बारे में कैसे जानती हो? शगुन ने बताया था। शगुन ने? मैं उलझा। उसने क्या बताया तुम्हें? अंकल प्लीज़, उसने विनती सी की है। यदि शगुन भी हमारे बीच होगा तो मैं कंफर्ट महसूस करूंगी। अपनी ज़िंदगी का एक क्षण मैंने ये सोचने में गंवाया कि शगुन को जगाया जाए या नहीं। फिर मधु से कहा, उसे बता दो। मधु मास्टर बेडरूम से निकलकर शगुन के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। मैंने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए चांदनी को सांत्वना देने की मंशा से कहा, बेटी घबराओ मत, दिमाग को शांत रखो, यूँ समझो कि अपने ही घर में हो। वह खामोश रही। दिल्ली में कहाँ रहती हो? मैंने बात शुरू। गुलमोहर पार्क। पति क्या करते हैं? बिजनेस। उनका नाम अशोक बजाज है। अशोक बजाज? मैं चौंका। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही, जो प्रसिद्ध उद्योगपति मणिशंकर बजाज का बेटा है? जी, उसने आहिस्ता से कहा, मैं उन्हीं की बहू हूँ। अरे, मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। तुम इतने बड़े घराने की बहू हो और रात के इस वक्त इस तरह आई हो, बात क्या है? वो बात ये अंकल की। मैंने महसूस किया कि वह कोशिश के बावजूद अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी थी, जैसे अचानक जुबान पर अंगारे बरस पड़े। हाँ बताओ बेटी, मैंने हौसला देने की कोशिश की। चांदनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अरे, दरवाजे से शगुन की आवाज़ आई। चांदनी, तू यहाँ मेरठ में, वो भी रात के इस वक्त? चांदनी एक झटके में खड़ी हो गई। जिन हिचकियों को वो रोके हुई थी, शगुन को देखकर तो वो जैसे फूटी पड़ी। अरे क्या हुआ? कहता शगुन उसकी तरफ लपका और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बात क्या है चांदनी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ सैंग। उसने शगुन को सैंग कहा। इस मुसीबत में तुम्हारे पापा, बल्कि इनकी फ्रेंड विभा जिंदल ही मेरी मदद कर सकती है। तुमने एक बार बताया था ना कि वे तुम्हारे पापा की फ्रेंड हैं
और उलझे से उलझे मर्डर केस को चुटकियों में हल कर देती। शगुन ने बौखलाकर मेरी और मधु की तरफ देखा। हम तीनों में से किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी विनोद चाय ले आया। मैंने माहौल को हल्का और सामान्य करने की गरज से कहा, बातें बाद में करेंगे, पहले चाय पीते हैं। वही हुआ। शगुन ने चांदनी को समझा बुझाकर वापस सोफे पर बिठाया। इतना तो समझ ही चुका था कि मेरे संज्ञान में कोई बहुत ही टेढ़ा मामला आने वाला है, मगर वह इतना ज़्यादा सनसनीखेज, रहस्यपूर्ण, पेचीदा और उलझा हुआ होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। मैं एक लेखक हूँ, कल्पनाएं करना मेरा स्वभाव है और अब तो पेशा भी बन चुका है। अपने सारे उपन्यास उन्हीं कल्पनाओं की बेस पर लिखा करता हूँ। और यह भी कहा जाता है कि कल्पनाओं के रथ पर सवार होकर लेखक और कवि वहाँ पहुँच जाते जहाँ रवि अर्थात सूरज भी नहीं पहुँच पाता। लेकिन इस मामले में घुसने के बाद मुझे लगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली इस कहावत में कोई दम नहीं रहा। समाज का पतन हम लेखकों की कल्पनाओं से आगे निकल चुका है। दूसरों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु अपने बारे में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर उस रात चांदनी हमारे घर ना आई होती तो मैं, क्योंकि वो बीवियाँ बदलते थे, जैसा कथानक कभी न लिख पाता। क्योंकि कल्पनाओं के रथ पर सवार होकर मैं वह सब किसी हालत में नहीं सोच सकता था। इस केस के अंत तक पहुँचते पहुँचते मुझे किसी विद्वान का एक जुमला याद आ गया। उसने कहा था, हकीकत कल्पनाओं से आगे होती है। वास्तव में इस केस की हकीकत मेरी सभी कल्पनाओं से बहुत आगे थी और अगले चैप्टर से उसी हकीकत को लिख रहा हूँ। चांदनी की छोटी सी कहानी को उसी तरह सांस रोककर पढ़िए जिस तरह हमने सुना था। मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त आपका दिमाग सनसना उठेगा जिस वक्त घटनाएं वे मोड़ लेंगी जिनके बाद चांदनी को लगा कि अब उसे विवाह जिद्दल की ज़रूरत है। चांदनी ने बताया, रात को भले ही मैं चाहे कितने बजे से हूँ, लेकिन सुबह के 6 बजे ऑटोमेटिक तरीके से आंखें खुल जाती है। लेकिन 5 दिसंबर की सुबह 6 भी नहीं बज पाए थे कि मेरे जीवन की रात शुरू हो गई। अमावस्या से भी काली रात थी वह, जिसका सवेरा आज तक भी नहीं हो सका है। 5:30 बजे हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। आंखें खुलने पर मैंने बेड के दूसरे कोने पर सो रहे अपने पति को, यानी अशोक बजाज की तरफ देखा। दस्तक से उनकी नींद में खलल नहीं पड़ा था। उन्हें जगाना मुनासिब भी नहीं समझा। उठी, नाइटी दुरुस्त की, उस पर नाइट गाउन डाला और पैरों में स्लीपर पहनने के बाद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े अपने सास ससुर को देखकर मैं चौंक पड़ी। चौंकने का कारण ये था कि दरवाजे पर उनके होने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। किसी कारण से अगर उन्हें मुझे इतनी सुबह जगाया भी था तो घर में नौकरों की फौज थी, किसी से भी ये काम करवा सकते थे। वे खुद जगाने आए थे, दोनों एक साथ, इतनी सुबह। ये मेरे लिए अस्वाभाविक ही नहीं बल्कि चौंका देने वाला था। उन्हें देखकर एक पल को तो मैं बौखला सी गई। फिर हड़बड़ाकर झुकी, चरण स्पर्श किए। ऐसा मैं हर सुबह उनके सामने पढ़ते ही करती थी, मगर ऐसा अक्सर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट पर मिलते वक्त ही होता था। वे मुझे जीती रहो, सुहाग बना रहे जैसे आशीर्वादों से नवाजते थे, मगर उस समय वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हैरान सी मैं सीधी हुई और उनकी तरफ देखा तो दंग रह गई। जहन में सैकड़ों सवाल चकरा उठे। उनके चेहरों पर उड़ती हवाइयाँ मैं साफ देख सकती थी। हालत ऐसी थी जैसे जिस्मों से खून निचोड़ लिया गया। क्या हुआ बाबूजी? ये शब्द मेरे मुंह से सदा निकले। बेटी, मेरी सास ने मुझे बहू कभी नहीं कहा, हमेशा बेटी ही कहती है और बेटी की तरह ही रखती है। कांपती सी आवाज़ में कहा था उन्होंने। जल्दी से कोई साड़ी डालकर नीचे आ जाए। तरद्दुद में फंसी मैंने पूछा, लेकिन हुआ क्या है माँ जी? बस तू आ जा बेटी, हमारी बुद्धि तो खुद हैरान है। कहने के बाद एक पल के लिए भी मेरे ससुर वहाँ नहीं रुके थे। इस तरह घूमे जैसे अपने चेहरे के भाव छुपाना चाहते हो, और तेज़ कदमों के साथ विपरीत दिशा में बढ़ते चले गए। और अपना एटीएम कार्ड भी लेती है ना, माँ जी ने कहा। एटीएम कार्ड? मेरी बुद्धि आउट। उन्होंने ऐसा ही कहा। कहने के बाद वे भी चली गई। मैं कई पल तक अपने स्थान पर ठगी सी खड़ी रही। सास ससुर को उस वक्त तक देखती रही जब तक नजर आते रहे। उनके ओझल होते आहिस्ता से दरवाज़ा भिड़ाया, घूमी, अशोक की तरफ देखा। वे अभी भी खर्राटे ले रहे थे। मैंने तब भी उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। दिमाग में ज़बरदस्त उथल पुथल थी। वे मुझे बुला गए हैं, वह भी एटीएम कार्ड के साथ। ये बात उनसे किसी और ने कही है कि मैं अपना एटीएम कार्ड लेकर नीचे पहुंचूं। किसने कहा है ऐसा और क्यों? माजरा क्या है? क्या घर में किसी वजह से पैसों की सख्त ज़रूरत है और पैसे नहीं है? हालांकि ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि करोड़ों का कैश तो मेरी ही जानकारी के मुताबिक घर में पड़ा रहता था। मगर फिर भी सोचना पड़ा, क्योंकि एटीएम कार्ड से भला पैसे निकालने के अलावा और किया ही किया जा सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और समझने के लिए बेचैन थी। सो जल्दी से साड़ी पहनी और नीचे पहुंच गई। एटीएम कार्ड मेरी मुट्ठी में था। एक नौकर ने बताया कि माँ जी और बाबूजी ड्राइंग रूम में। वहाँ कदम रखते ही पैर जैसे जाम हो गए। ड्राइंग रूम में माँ जी और बाबूजी के अलावा 2 व्यक्ति और थे, दोनों ही पुलिस की वर्दी में।
उनमें से एक करीब 5.5 फुटा था, मोटा, अदरक की गांठ जैसा, बाल सुनहरे। कुल मिलाकर वह एक चालाक सा नौजवान था तो दूसरा भी युवा ही, लेकिन उतना चालाक नहीं लगता था। सांवले रंग का वह एक लंबा और पतला युवक था। उसके जिस्म पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी थी, जबकि अदरक की गांठ जैसे युवक के कंधे पर 3 स्टार चमचमा रहे थे। मुझे देखते ही वे सब सोफों से खड़े हो गए थे, जबकि उन्हें देखकर मेरे होश फाख्ता थे। ये बात मेरी समझ में आकर नहीं दे रही थी कि हमारे बंगले में भला पुलिस का क्या काम, वह भी इतनी सुबह। मुझे जमील कहते हैं, 5.5 फुटे वर्दीधारी युवक ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा था। इंस्पेक्टर जमील अंजुम। एक बार फिर मेरे मुंह से निकला, बात क्या है बाबूजी? बेटी, बाबूजी बड़ी मुश्किल से कह पाए, इन लोगों को एक लाश मिली है। तो वह जमील ही था जिसने कहा लाश रतन की है। रतन कौन? मेरे मुंह से निकला। जमील अंजुम के खुश होठों पर ऐसी मुस्कान रेंगती नजर आई जैसे उसने कोई बचकाना सवाल सुना। बोला, ऐसे मौक़ों पर मैंने अनेक लोगों को ओवर एक्टिंग करते देखा है। जी, मैं रतन बिरला की बात कर रहा हूँ। रतन बिरला? मेरे दिमाग में विस्फोट सा हुआ। होश उड़ गए थे मेरी भाव भंगिमा देखकर उसके होठों पर नाचने वाली मुस्कान गहरी हो गई। वह अपनी पूरी भूरी आंखों से सीधा मेरी आंखों में खलबली मचाता हुआ बोला, अब शायद तुम समझ गई हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी लाश मिली है हमें। हाँ, ये तो समझ गई हूँ, लेकिन तब तो ये भी समझ गई होगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मेरे लिए हैरत की बात है कि रतन, कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है मिसेस चांदनी बजाज। एक बार फिर उसने मुझे नहीं बोलने दिया। कोई भी नाटक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी, मैं भन्ना उठी। क्या मतलब? जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वह दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के गिने चुने अमीर घरानों में से एक बजाज घराने का बंगला है। कहने के साथ उसने बाबूजी की तरफ देखा था। मणिशंकर बजाज के बंगले में कदम रखने की हिम्मत यूं ही किसी में नहीं हो सकती। मगर मैं इंस्पेक्टर जरा दूसरी किस्म का हूँ। ऐसी किसी जगह पर मैं दाखिल ही तब होता हूँ जब मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं। तुम्हारे खिलाफ भी मेरे पास ऐसे ही सबूत है। मेरे मुँह से चीख से निकल गई थी। किस बात के सबूत? कि रतन बिरला की हत्या तुमने कराई है। क्या? मेरे पैरों तले धरती सरक गई। अगर पुख्ता सबूत ना होते तो मणिशंकर बजाज तुम्हें इतनी सुबह जगाकर मेरे सामने पेश नहीं करते, बल्कि अपने ससुर की अप्रोच और हैसियत से तुम भी नावाकिफ नहीं होगी। ये सीधे चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करते और फिर तुरंत मेरा ट्रांसफ़र कर देते। ये क्या बक रहे हैं आप? मारे हैरत की मैं पागलों की माने चीख पड़ी थी। भला मेरा रतन की हत्या से क्या मतलब? इस बार जमील अंजुम ने एकदम से कुछ नहीं कहा। अपनी कड़ी नज़र मुझी पर टिकाई। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता करीब आया और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर धमकी देने के से अंदाज में बोला, उस मतलब को क्या तुम यही सुनना चाहोगी अपने सास ससुर के सामने? मुझे काटो तो खून नहीं। विरोध करने के लिए मुंह खुला ज़रूर, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद उससे आवाज़ नहीं निकल सकी। लगा वह उस बात को जानता है जिसे कम से कम मेरे संज्ञान के मुताबिक मेरे, अशोक के और रतन बिरला के अलावा और कोई नहीं जानता था। और उस बात का जिक्र मैं अभी भी उन हालात में भी सास ससुर के सामने नहीं आने देना चाहती थी। सो अवाक अवस्था में खामोश खड़ी रही, जबकि सास ससुर मेरे मुंह से निकलने वाली किसी ऐसी बात का इंतजार कर रहे थे जो जमील अंजुम द्वारा मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम को झूठा साबित कर सके। मगर उस वक्त मैं वैसा भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। सो हकबकाई सी उसकी तरफ देखती रही। गजराज सिंह, हथकड़ी बनाओ से, कहते वक्त भी वह घूर मुझी को रहा था। फिर मेरे ससुर से बोला, सॉरी बजाज साहब। उनकी ज़ुबान को जैसे लकवा मार गया था। और उन्हीं की क्या, मेरी हालत भी तो वैसी थी। मैं तो उस वक्त भी कुछ नहीं कह सकी जब सब इंस्पेक्टर गजराज सिंह मेरी कलाइयों में हथकड़ियाँ डाल रहा था और जमील अंजुम ने मेरे हाथ से एटीएम कार्ड सरका लिया। अरे, हवालात में बंद शक्ल से ही गुंडे से नज़र आने वाले 2 लड़कों को देखकर मैं चीख पड़ी। मैं इन्हें नहीं जानती, मगर ये तो मैं अच्छी तरह जानते हैं। जमील अंजुम ने मुझसे कहने के बाद उन्हें हड़काया, बताओ बे, कौन है ये और इससे तुम्हारा क्या संबंध है? इनका नाम चांदनी बजाज है साहब जी। एक ने कहा, हमें इन्होंने रतन बिरला की मर्डर की सुपारी दी थी। क्या बक रहे हो? मैं दंग। मैंने तो कभी तुम्हें देखा तक नहीं, तुम्हारे नाम तक नहीं जानती। अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा मैडम, कोशिश हमने भी की थी। दूसरे ने अपने और अपने साथी के जिस्मों पर मौजूद टॉर्चर के निशानों की तरफ इशारा करके कहा, आप देख ही रही हैं। और फिर पुनः पहला बोला, इनके पास तो सबूत ही ऐसा है कि कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, झूठ तुम बोल रही हो, जमील अंजुम ने सख्त लहजे में कहा। जी, सच्चाई को जितनी जल्दी कबूल कर लोगी मिसेस बजाज, जहन को उतनी ही जल्दी सुकून मिल जाएगा। जमील अंजुम जैसे मुझे समझा रहा था, कबूल कर लोगी तो मैं न जानती, नाम छंगा और बुरा है।
साउथ एक्सटेंशन के बाहर खड़ी खोलियों में से एक में रहते हैं, तुम वहीं गई थी, वहीं रतन के मर्डर की सुपारी दी। इन्होंने ये सब कहा और आपने मान लिया। पुलिस को बेवकूफ़ समझती हो? जमील ने आंखें तरेरी। मतलब रात तुमने एटीएम से 50,000 रुपये निकाले थे? नहीं। उफ। जमील अंजुम ने इस तरह कहा जैसे परेशान हो गया। ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो जो चल ही नहीं सकता? झूठ तो आप कह रहे हैं, भाभी, ऐसा जो हो ही नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता? आपको जानकारी होनी चाहिए, एटीएम से एक दिन में 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाले जा सकते। रात के 12 बजे दिन बदल जाता है मैडम। 25,000 11:55 पर निकाले और दूसरे 25 12:05 पर। दोनों रकमें एक ही बूथ से निकाली गई। उस वक्त तो मैं अपने पति के साथ बेडरूम में सो रही थी। अब मैं कैसे समझाऊं? तुम एक ऐसी बात कह रही हो जो पलंग झपकते ही गलत साबित हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। जमील अंजुम कहता चला गया। मैं पूरा रिकॉर्ड निकलवा चुका हूँ। उसके मुताबिक कल शाम ही 500 के नए नोटों की गड्डियाँ उस एटीएम मशीन में लगाई गई थी जिससे तुमने रुपए निकाले थे, और वे सबके सब छंगाबूरा के पास से बरामद हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने अपने कार्ड से पैसे निकाले ही नहीं तो रिकॉर्ड में भला। इतना कहकर मैं रुकी और फिर बोली, वैसे भी अगर कोई किसी को किसी के मर्डर की सुपारी देता है तो उन्हें क्या अपना नाम बताता है? मेरे दिमाग में क्या फोड़ा निकला था जो सुपारी देते हुए इन्हें अपना नाम बताती? नाम आपने नहीं बताया मैडम जी, मगर हम जानते थे, उसने कहा, जिसके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं। कैसे जानते थे? अखबार चाटने की बीमारी जो है मुझे, बुरा बोला। और आप शहर के गिने चुने अमीरों में से एक के बेटे की बीवी जो हैं, अपने पतिदेव के साथ मैंने आपका फ़ोटो अखबार में देखा था। हकबकाई में उसे देखती रह गई। सारा किस्सा आईने की तरह साफ है मिसेस बजाज, जमील अंजुम ने कहा। तुम अपने खुले चेहरे के साथ इनसे इसलिए मिली क्योंकि समझती थी कि ये तुम्हें जानते नहीं होंगे, मगर ये जानते थे। फिर भी अगर ये पकड़े न जाते तो किसी को कुछ भी बताने वाले नहीं थे, पेशेवर जो है। मगर तुम्हारा दुर्भाग्य कि पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद तो इन्हें सब कुछ उगलना ही था। कहना तो अब भी यही चाहती थी कि मैंने अपने कार्ड से कोई पैसा नहीं निकाला और ना ही छंगा बुरा को जानती हूँ, लेकिन ये बात बार बार कहने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि समझ चुकी थी जो सबूत जमील अंजुम के पास था उसकी रोशनी में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। समझ चुकी थी ये कोई षड्यंत्र है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है, मगर षड्यंत्र क्या है, कौन कर रहा है ऐसा, ये जानना ज़रूरी हो गया था। साथ ही ये जानना भी ज़रूरी था कि पुलिस कितना जानती। वह सवाल पूछा जिसे पूछते वक्त ही मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बात मेरे मुकम्मल अस्तित्व को हिला डालने के लिए काफ़ी थी कि पुलिस उस बात को जानती हो जो मेरे संज्ञान के मुताबिक केवल मुझे, अशोक और रतन तक सीमित थी। धड़कते दिल से अंततः मैंने कह ही दिया, कोई यूं ही किसी की हत्या नहीं कर देता इंस्पेक्टर साहब, उसके पीछे कोई पुख्ता वजह होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं रतन बिरला के मर्डर की सुपारी क्यों दूंगी? उसने बगैर ज़रा भी हिचके फटाक से कह दिया, क्योंकि करीब 1 महीने पहले रतन बिरला ने तुम्हें रेप किया था। उसके ये शब्द मेरे जहन में धड़ाम धुम की आवाज़ के साथ टकराए थे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस को वह बात मालूम थी जो मेरी जानकारी के मुताबिक मालूम नहीं होनी चाहिए थी। जमील अंजुम के लफ्ज़ों से डरकर मेरी ज़ुबान जैसे तालू से जा चिपकी थी, और बोलने का काम तो ज़ुबान को ही करना था। ज़ुबान तो उस वक्त कैंची की तरह ज़मीन की चल रही थी। उसने कहा, यह है वह बात जिसे तुम अपने सास ससुर के सामने सुनने से डर गई थी, इसलिए बात चुप रह गई, और यहाँ ये परखने के लिए सवाल किया कि पुलिस को उस बारे में मालूम है या हम हवा में ही लटको मारे हैं। मेरी ज़ुबान में तब भी अंगड़ाई नहीं ली। वह 2 और 3 नवंबर के बीच की रात थी। जमील कहता चला गया, होटल राज पैलेस का डिस्को, अन्य सैकड़ों पेयर्स के साथ वहाँ तुम्हारा पति अशोक बजाज, रतन बिरला और उसकी बीवी अवंतिका बिरला भी थे। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि तुम चारों पूर्व परिचित थे। डिस्कोथेक में दोस्तों की तरह मिली, साथ पी, डांस किया। वैसे ही हुआ जैसा डिस्कोथेक जैसी जगहों पर अक्सर होता है। लोग एक दूसरे के साथ डांस करने में मस्त हो जाते हैं। अपने पति या पत्नी का ध्यान किसी को नहीं रहता। अशोक फ्लोर पर किसी और के साथ डांस कर रहा था, तुम रतन के साथ। इसी का अनुचित फ़ायदा उठाकर वह तुम्हें खींचता हुआ डिस्कोथेक से बाहर ले आया, होटल के उस कमरे में जो उस रात के लिए रतन और उसकी बीवी के नाम से बुक था। वह भी नशे में था, तुम भी, मगर तुम इतने नशे में नहीं थी कि उस वक्त ये न समझ पाती कि वह तुम्हें अपने कमरे में क्यों लाया। लिहाजा जब उसने वह चाया जिसलिए ले गया था तो तुमने विरोध किया, मगर कामयाब न हो सके। कामयाब रतन बिरला हुआ था। नशे की झोंक में उसने वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तुम शॉक्ड थे, इतनी ज़्यादा कि इस बात का जिक्र अशोक से नहीं किया। शायद तुम्हें यह डर सता रहा था कि कहीं अशोक ये न समझ बैठे कि नशे की झोंक में खुद ही रतन के साथ उसके रूम में गई थी, और अब ये सब हो गया तो उसे रेप का नाम दे रही हो।
सो चुपचाप अशोक के साथ बंगले पर लौट आई। मगर अगली सुबह मैंने अशोक को सब कुछ बता दिया था। अंततः मेरी जुबान ने अंगड़ाई ली। यकीन मानो, यह जानना मेरे लिए भी दिलचस्प होगा। जमील अंजुम बोला। अशोक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? सुनते सुनते उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वे अभी जाकर रतन का खून कर देंगे, लेकिन फिर वह सुर्ख की सफ़ेदी में बदलती चली गई। चेहरे पर मौजूद गुस्से और उत्तेजना ने शांति और समझदारी का रूप अख्तियार कर लिया। बोले, इस घटना को इस रूप में तूल देना समझदारी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी हमारी। मगर मैं रतन की इस करतूत को भूल नहीं सकता। पहला मौका मिलते ही बदला लूँगा। परंतु बदला लेना तो दूर, 1 महीना गुजर जाने के बावजूद उसने रतन बिरला को खरोच तक नहीं पहुँचाई। मेरे चुप होते ही जमीन ने कहना शुरू कर दिया था, अपने पति की इस नामर्दी ने तुम्हें झुंझला कर रख दिया, और फिर तुमने इसलिए चंगा बूरा को रतन बिरला के मर्डर की सुपारी दे डाली। वैसे कानून की बात अलग है, मेरे ख्याल से तुमने कुछ गलत नहीं किया। एक गैरतमंद लड़की को ऐसा करना भी चाहिए था। वह भला अपने साथ रेप करने वाले को सजा न देती तो भारतीय नारी कैसे कहलाती? ये झूठ है। मैं एक बार फिर कह उठी, रेप वाली बात सच होने के बावजूद यह झूठ है इंस्पेक्टर कि रतन बिरला का कत्ल मैंने कराया। मैं तो इस बारे में सबूतों की रोशनी में इस बात में कोई दम नहीं है। मैं सन्न रह गई। किसी ने मुझे बहुत ही पुख्ता तरीके से फंसाया था। कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सवाल किया। आपको रेप के बारे में कैसे पता लगा? रतन की बीवी से। अवंतिका? जी। पर उसे कैसे पता? पति लोग बहुत चालाक होते हैं। अपने बड़े से बड़े गुनाह को करने के बाद वे पति की नॉलेज में एक ढंग से ले आते हैं कि बात उनकी जानकारी में भी आ जाए और पति की नज़र में बेगुनाह भी बने रहे, बल्कि सहानुभूति के पात्र बन जाए। ऐसा वे इस शंका के तहत करते हैं कि बात अगर कहीं और से फूटकर पत्नी की जानकारी में आ जाए तो बचाव का रास्ता खुला रहे। शायद ऐसी ही शंका रतन बिरला को भी थी। शायद उसे इस डर ने सताया था कि कहीं तुम ही किसी दिन अवंतिका को उसके पतिदेव की करतूत न बता बैठो। अपने बचाव हेतु उसने अवंतिका को बता दिया था कि नशे की झोंक में उससे गलती हो गई थी। बताने के बाद अवंतिका से माफ़ी मांग ली थी उसने। ऐसी अवस्था में पत्नी बेचारी माफ़ कर देने के अलावा और कर ही क्या सकती थी? लेकिन उसे ये बात आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब किसी का पति मर जाए, इस दुनिया में ही ना रहे, तो उसे पुलिस को ऐसी बातें बतानी ही पड़ती है। क्या मतलब? मतलब भी बता दूंगा और वादा रहा, ज़रूर बताऊंगा। वह मज़ा लेने वाले अंदाज में बोला था। तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, एक छोटे से सवाल। कैसा सवाल? जैसा कि पहले ही कह चुका हूँ, कम से कम मेरी निगाह में अपने साथ रेप करने वाले को मरवा कर तुमने कोई गलती नहीं की। यही अंजाम होना चाहिए था साले का, लेकिन छंगा भूरा से तुमने उसकी लाश पर क्यों लिखने को क्यों कहा? मतलब मेरी खोपड़ी घूम गई। असल में मैं समझ ही नहीं पाई थी कि वो पूछ क्या रहा है। इस बात का मतलब समझने में फेर में ही तो मेरे दिमाग का दिवाला निकला पड़ा। मैं बोला, पुलिस में हूँ, लाश तो मैंने बहुत देखी, देखते ही रहता हूँ, पेशा ही है ये। मगर रतन जैसी लाश पहले कभी नहीं देखी जिस पर कुछ लिखा हो, और लिखा भी ऐसा हो कि लाख बुद्धि घुमाने पर भी जिसका कोई मतलब ही समझ में आकर नहीं दे रहा। लाश के पेट पर क्यों शब्द लिखा है? मैंने इस चोटी वालों से कहा, ये तो ठीक है कि तुमने हत्या की, लेकिन हत्या करने के बाद इसके पेट पर क्यों क्यों लिखा? बस ये और बता दो। तो इनका एक टूक कहना है कि ऐसा करने के लिए, यानी कत्ल करने के बाद लाश के पेट पर क्यों लिखने के लिए तुम्ही ने कहा था। इन्हें नहीं मालूम कि क्यों। इन्होंने तो बस उसका पालन कर दिया जो तुमने कहा था। बहरहाल 50,000 हलाल करने थे। बक रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। यानी नहीं बताओगे? अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो बताऊँ क्या? अभी शायद तुम्हें ये उम्मीद है कि मैं झांसे में आ सकता हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कुछ देर बाद बताओगी। तब बताओगी जब समझ जाओगी कि मुझे इतना कुछ मालूम है कि तुम्हारे बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। बौखलाई सी अवस्था में मैं उसका चेहरा देखती रही। अवंतिका बिरला रात के करीब 2 बजे घबराई और हड़बड़ाई हुई अवस्था में इस थाने में अर्थात मेरे पास आई थी। एक बार फिर उसने कहना शुरू कर दिया। रोते कलपते रिपोर्ट लिखवाई कि 2 गुंडे उसके पति को किडनैप करके ले गए। किडनैप? अवंतिका ने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया, रात के करीब 1:30 बजे मैं अपने पति के साथ होटल पैराडाइज से निकली। BMW में हम बंगले की तरफ जा रहे थे। गाड़ी रतन ड्राइव कर रहे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थी। उस वक्त हम हाईवे से जुड़ी एक लिंक रोड से गुजर रहे थे जब अचानक ही लाल रंग की मारुति ने ओवरटेक किया और सड़क पर तिरछी खड़ी होकर रास्ता रोक लिया। मजबूरन रतन को ब्रेक लगाने पड़े। यदि ऐसा ना करते तो भयंकर किस्म का एक्सीडेंट होना तय था। अभी हम ठीक से कुछ भी समझ नहीं पाए थे कि मारुति से 2 गुंडे कूदकर बाहर निकले। उन्होंने 2 तरफ से हमारी गाड़ी को घेर लिया। दोनों के हाथों में देशी कट्टे थे। उन्होंने खतरनाक लहजे में धमकी दी कि अगर हमने ज़रा भी हरकत की तो गोली मार देंगे। हम घबरा गए। ड्राइविंग सीट की तरफ मौजूद गुंडे ने एक झटके से गाड़ी का गेट खोला और रतन को खींचकर बाहर निकाल लिया।
रतन के अलग से चीख निकल गई थी। चीख तो मैं भी पड़ी थी, परंतु उस वक्त सहम कर रह गई जब मेरी तरफ मौजूद गुंडे ने कट्टा सिर से सटाकर मार डालने की धमकी दी। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हकबकाई से अपनी सीट पर बैठी रह गई। जबरदस्ती खींचता हुआ वह रतन को मारुति के नज़दीक ले गया। रतन बराबर चीख चिल्लाई रहे थे, बल्कि उसका विरोध भी कर रहे थे, पर उनकी एक ना चली। गुंडे ने अंत में उन्हें मारुति में ठूस ही दिया। मेरी खिड़की के नज़दीक खड़ा गुंडा अपने स्थान से तभी हटा जब दूसरा अपना काम पूरा कर चुका। उसके बाद वह भी मारुति में समा गया और मैं तब तक भी किम कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी थी, जबकि मारुति आंखों से ओझल हो गई। यह घटना पलक झपकते ही हो गई थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में ये क्या हो गया। समझ में आया तो पागलों की तरह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, मगर वहाँ कोई होता तो मदद के लिए आता भी। जब ये समझ में आया कि चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो ड्राइविंग सीट संभाली और ड्राइव करती सीधे यहाँ थाने पहुँची और ये रिपोर्ट लिखवा रही। जमील की सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, बकौल आप ही हैं। इस रिपोर्ट में तो अवंतिका ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ रेप किया था, और तब तक तो उस बेचारे को खुद भी मालूम नहीं था कि यह करतूत तुम्हारी है। ऐसी अवस्था में वे इस बारे में क्या कहती? बाद में कैसे पता लगा? कानून के मुताबिक मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गुंडों की उम्र, होलिया और लिबास आदि के बारे में पूछा। उन सबको वायरलेस पर फ्लैश किया और अवंतिका को यह आश्वासन देकर घर भेज दिया कि जल्दी उसके पति का पता लगा लूँगा। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल उठाकर सुनसान पड़ी सड़कों पर निकल पड़ा। इसे इत्तेफाक कहो या कुछ और। करीब आधे घंटे बाद अशोक रोड पर सफ़ेद रंग की एक इनोवा नज़र आई। नज़र तो इस बीच और भी कई गाड़ियाँ आई थी, लेकिन उन पर खास ध्यान नहीं गया क्योंकि मुझे तो लाल मारुति की तलाश थी। असल में मुझे देखते ही इनोवा की स्पीड आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ गई थी। इसी बात ने मेरा ध्यान उसकी तरफ घुमाया। हम पुलिस वाले ऐसी तब्दीलियों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, लिहाजा मैंने भी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मेरे अनुपात में ही इनोवा की स्पीड भी बढ़ती चली गई। शक पुख्ता होता चला गया। उस वक्त ये तो नहीं सोचा था कि इनोवा रतन बिरला का भेद खोल देगी, मगर यह एहसास ज़रूर हो गया था कि उसमें असामाजिक तत्व है, तभी तो मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः एक स्थान पर मैंने इनोवा को रुकने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर तो रोमांचित ही हो उठा कि इनोवा में मौजूद दोनों हस्तियों के हुलिये अवंतिका द्वारा बताए गए हुलियों से मिलते थे। उनकी तरफ अपना सर्विस रिवॉल्वर तानते हुए मैंने पहले ही वाक्य में यह बोला था, मैं जानता हूँ तुमने रतन बिरला नाम के आदमी को किडनैप किया है। भागने की तो बात ही दूर, हिलने तक की भी कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि ये वे यही दोनों हैं, छंगा और भूरा। खुद को मेरे निशाने पर देखकर पट्टों के होश उड़ गए। इन्हें कवर किए सबसे पहले मैंने तलाशी ली। दोनों की जेब से एक एक देसी कट्टा बरामद किया। रतन के बारे में पूछा। ये बोले शिकार हमारे चंगुल से निकलकर भाग गया है। मेरा दूसरा सवाल गाड़ी के बारे में था। ये कि रतन को किडनैप करते वक्त ये लाल मारुति में थे, वह 1 घंटे के अंदर सफ़ेद इनोवा में कैसे बदल गई? जवाब में इन्होंने बताया कि मारुति भी चोरी की थी, इनोवा भी चोरी की है। उस वक्त ये लाल मारुति में ही थे और जहाँ से रतन को किडनैप किया था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि वह चलती गाड़ी से कूद गया था। फुटपाथ पर लुढ़कता हुआ एक खाई में जा गिरा था। यह वापस लौटने और उसे उठाकर पुनः गाड़ी में डालने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उल्टा ये डर सताने लगा कि एक तरफ तो अपने मिशन में नाकामयाब हो गए, दूसरी तरफ इसी गाड़ी में रहे तो पकड़े जाने का खतरा है। सो मारुति एक फुटपाथ पर खड़ी की और होटल गुलमोहर की पार्किंग से इनोवा उठा ली। गाड़ियों की यह अदला बदली तो मेरी समझ में आ रही थी, किंतु ये बात कंठे से नीचे नहीं उतर रही थी कि रतन बिरला चलती गाड़ी से कूदकर इनके हाथ से निकल गया। काफ़ी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन ये अपनी बात पर अड़े रहे। मोबाइल पर सूचना देकर मैंने गश्त पर निकली अपने थाने की टुकड़ी को भी वहीं बुला लिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर गजराज सिंह कर रहा था। अब ये दोनों पूरी तरह हमारी गिरफ्त में थे। मेरे आदेश पर पुलिस वालों ने इनोवा की तलाशी लेनी शुरू की और उस वक्त तो मुझ सही सबके रोंगटे ही खड़े हो गए जब डिक्की खोलते ही रतन बिरला की लाश पर नजर पड़ी। यह सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि 1 ही घंटे के अंदर इन्होंने अपनी शिकार को मार भी डाला था। गुस्से में वहीं ठुकाई शुरू कर, लेकिन टूटे यहाँ यानी हवालात में ही आकर। उस वक्त मैं तंग रह गया जब इन्होंने बताया कि हमने तो रतन को उठाया ही हत्या करने के लिए था। जब पूछा कि रतन को हत्या के उद्देश्य से क्यों उठाया था तो मरते क्या ना करते वाली अवस्था में इन्हें बताना पड़ा कि हत्या के लिए सुपारी मिली थी। तुम समझ सकती हो, पुलिस जब उगलवाने पर आती है तो सब कुछ उगलवा लेती। जल्दी इन्होंने यह भी उगल दिया कि सुपारी देने वाली का नाम चांदनी बजाज है। तुम्हारा यानी इतने बड़े घराने की बहू का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, मगर बात जम रही थी।
रतन जैसे अमीर आदमी से इन तटपुंजियों की ऐसी किसी दुश्मनी की बात तो सोची नहीं जा सकती थी जिसकी वजह से ये उसकी हत्या करे। तुम्हारा नाम आते ही मुझे ये झमेला काफ़ी बड़ा नजर आने लगा था, और अब जो भी करना था पूरी सावधानी के साथ करना था, पुख्ता सबूतों के साथ करना था, क्योंकि मणिशंकर बजाज की बहू पर आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता था। ये कबूल कर चुके थे कि सुपारी के तौर पर तुमने जो 50,000 रुपये दिए थे वे इस वक्त भी इनकी खोली में मौजूद है। इनोवा की डिग्गी से निकाली गई लाश का निरीक्षण मैंने इनसे इतना सब उगलवाने के बाद किया, और ऐसा करने पर एक बार फिर बुद्धि चकरा कर रह गई। कलाबाजी अखारी मेरी बुद्धि के दो कारण थे। पहला, रतन बिरला मरा ज़रूर था लेकिन उसे गोली नहीं लगी थी, जबकि निरीक्षण करने से पहले मैंने यही सोचा था कि इन्होंने उसे उन्हीं दोनों देसी कट्टों में से किसी ने मारा होगा जो इनके पास से बरामद हुए थे, और अवंतिका के बयान के मुताबिक जिनके बूते पर इन्होंने रतन को किडनैप किया था। गोली तो गोली, रतन के जिस्म पर खरोच तक का निशान नहीं था। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उस वक्त ये सोचकर मेरी बुद्धि चकरा गई कि रतन बिरला मरा तो मरा कैसे। इस सवाल के जवाब में इन्होंने बताया कि हत्या का तरीका ही रतन को किडनैप करने से पहले ही सोच चुके थे। विस्की के एक क्वार्टर में इन्होंने जहर मिलाकर रखा था। लाल मारुति में ही उस क्वार्टर को रतन के मुंह से लगाकर उसे ज़बरदस्ती पिलाई, जिसके प्रभाव से थोड़ी देर में वह मर गया। बुद्धि की कलाबाजियों का दूसरा कारण था लाश पर एक भी कपड़े का ना होना, और उसके पेट पर स्केच पेन से लिखा गया क्यों। मैंने पूछा इसके कपड़े कहाँ हैं और पेट पर क्यों शब्द क्यों लिखा है। दोनों का एक ही जवाब था, ऐसा करने के लिए चांदनी नहीं कहा था। मैंने कपड़ों और स्केच पेन के बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि वे दोनों चीज़ें रास्ते में फेंक दी थी। तब तक इन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर रतन की बीवी पुलिस के पास पहुंच गई होगी तो मारुति की तलाश शुरू हो गई होगी, इसलिए गाड़ी चेंज की। लाश इनोवा की डिग्गी में ठूसी और उसी वक्त मेरे द्वारा पकड़ लिए गए, जब उसे किसी ऐसी जगह के ठिकाने लगा रहे थे जहां से कभी किसी को बरामद ना हो सके। जब मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों चाहते थे तो बताया कि ऐसा करने के लिए भी चांदनी नहीं कहा था कि अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो 50,000 और मिलेंगे। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर के नाते मेरा काम इनके बयान की पुष्टि करना और उसके पक्ष में सबूत जुटाना था। सबसे पहले खोली पर गया। इनकी निशानदेही पर 50,000 रुपये बरामद किए। नोट एकदम नए थे, नंबर भी सीरियल से थे, लेकिन वे एक गड्डी के नहीं थे। इस बात ने मुझे बताया कि नोट एटीएम मशीन से निकाले गए। यदि ऐसा ना होता, अर्थात किसी ने अपने पास पहले से ही 50,000 रुपये दिए होते, तो वे एक ही गड्डी के होते। दो गड्डियों के करीब करीब आधे आधे नोट नहीं होते। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। पता लगा कि चांदनी बजाज का खाता आईसीआईसीआई बैंक की मेन ब्रांच में। मैंने तुरंत डायरेक्टरी से उसके मैनेजर का फ़ोन नंबर लिया और घुमा दिया। रात के 3 बजे फ़ोन पाकर वह झुंझलाए तो बहुत, लेकिन जब मैंने बताया कि यह सरकारी फ़ोन है, उसके द्वारा दिए गए क्लू के आधार पर किसी समय एक बड़े मुजरिम को पकड़ा जा सकता है, तो वह मदद के लिए तैयार हो गया। उसके तैयार होने का ही प्रतिफल था कि इस वक्त मेरे हाथ में तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है, पर अभी मैं हत्या का कारण नहीं जान पाया था। कारण अवंतिका ने बताया। तब जबकि ऐसी किसी उम्मीद में बिरला हाउस पहुंचा। रतन के माता पिता सहित सारा बिरला हाउस जाग रहा था। सभी चिंतित और परेशान थे। उनका ख्याल था कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया होगा। अगर ये कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि वे किडनैपर्स के फ़ोन आदि का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैंने अपनी उस वक्त तक की प्रोग्रेस के बारे में बताया तो जाहिर है कि उनके होश उड़ गए। रतन के मरने की खबर ने वहाँ कोहराम मचा दिया। रोती कलपती तथा चीखती चिल्लाती अवंतिका बार बार एक ही बात कहने लगी, ये कि चांदनी नाम की चट्टान ने आखिर मेरे पति से बदला लेकर ही मानी। मैं साफ कहती हूँ कि सारी गलती उन्हीं की नहीं थी, उसकी गलती भी तो थी। शराब तो उसने भी पी रखी थी। जब मैंने इन बातों का मतलब पूछा तो उसने रेप वाली बात बताई। उसके बाद मेरे जानने के लिए कुछ नहीं रह गया था। इतना सब कहने के बाद जब जमील अंजुम चुप हुआ तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मेरी ज़ुबान को लकवा सा मार गया था। चांदनी कहे चली जा रही थी। एक ही बात कह सकती थी मैं, वही जो पहले भी अनेक बार कह चुकी थी, ये कि मैं बेकसूर हूँ। रतन के मर्डर हेतु मैंने चंगा बुरा को कोई सुपारी नहीं दी कहीं भी, लेकिन जमील अंजुम पर न कोई असर होना था न हुआ। वह उल्टा ये पूछता रहा कि मैंने चंगा बुरा को रतन के सारे कपड़े उतारने और उसकी लाश पर क्यों लिखने के लिए क्यों कहा। जो बात पता ही नहीं थी उसका भला मैं क्या जवाब देती। हाँ, मेरी बातों का असर अशोक पर ज़रूर हुआ। उन पर तो होना ही था। बहरहाल वे मेरे पति हैं। वे 6:30 बजे थाने पहुँचे, मुझे सांत्वना दी। उनका ख्याल भी वही था जो मेरा था, ये कि किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची। उन्होंने छंगा बुरा को डरा धमकाकर ये उगलवाने की कोशिश भी की कि वे किसके इशारे पर झूठा बयान दे रहे हैं, लेकिन जमील अंजुम के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कर सके।
उसका कहना था कि आप मेरी कस्टडी में मौजूद शख्स के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जो कहना है कोर्ट में कहना। अगले दिन छंगा बूरा के साथ मुझे भी कोर्ट में पेश किया गया। मेरी पैरवी के लिए दिल्ली का सबसे धुरंधर क्रिमिनल लॉयर खड़ा किया गया। उसने जब कोर्ट में अपने पैंतरे दिखाए तो जज को मुझे उसी दिन जमानत पर छोड़ना पड़ा। केस चूंकि एक ही था और मुझे जमानत दी जा रही थी, इसलिए छंगा बूरा को भी जमानत हो गई। अशोक बुरी तरह भन्नाए हुए थे। वे तो चाहते थे कि छंगा बूरा को अदालत से बाहर निकलते ही पकड़ लें, ठोके, पूछे कि झूठा बयान क्यों दे रहे। मगर हमारे वकील ने रोका, कहा कि ऐसा करना नादानी ही नहीं बेवकूफ़ी होगी। जिस केस में कुछ भी नहीं है वह इस एक गलती की वजह से उल्टा हो जाएगा। अशोक ने जब ये कहा कि केस में कुछ भी क्यों नहीं है, वे साफ साफ चांदनी का नाम ले रहे हैं। पुलिस के पास एटीएम वाला पुख्ता सबूत भी है, ऐसी हालत में चांदनी कैसे बच सकेगी। वकील यूं मुस्कुराया जैसे कोई बचकानी बात सुनी और बोला कि 2-4 तारीखों में ही वो चंगा बूरा को तोड़ लेगा। बड़े आराम से कोर्ट में ये साबित कर देगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। अशोक ने कहा, और एटीएम वाला सबूत? वकील फिर मुस्कुराया, बोला, घबराओ नहीं यंग मैन, कोर्ट में वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सबूतों की धज्जियाँ उड़ाता रहा हूँ। ये साबित करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि एटीएम कार्ड पुलिस ने चांदनी से नहीं बल्कि छंगा बूरा से ही बरामद किया। असल में वो खो गया था जो छंगा बूरा के हाथ लग गया, और उन्होंने ही किसी तरह कोड मालूम करके वो 50,000 रुपये निकाले थे। उनके बेस पर सारा केस पुलिस का बनाया हुआ है। ये और ऐसी ढेर सारी बातें हमारे वकील ने इतने विश्वास के साथ कही थी कि मेरे साथ 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 अशोक को भी बहुत राहत मिली। मगर शकुन ने पूछा। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे ही नहीं वकील के भी सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कैसी घटना? मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा। मंसूबों पर पानी फिरना शायद छोटी बात होती है अंकल, शून्य में आंखें टिकाए चांदनी कहती चली गई। हकीकत यह है कि उस मंजर को लाख चाहने के बावजूद मैं अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पा रही। हालांकि तो रातों को नींद आती ही नहीं, गलती से मिनट 2 मिनट के लिए झपकी लग जाती है तो वही हाहाकारी मंजर नजर आने लगता है। और अब तो खुली आंखों के सामने भी वही भयानक नज़ारा तैरता रहता है। साथ ही एक बार फिर वह अधूरी बात छोड़कर चुप हो गई। काफ़ी देर की खामोशी के बाद मधु ने पूछा, साथ ही घटनाएं इतनी तेज़ी से घटी हैं आंटी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। घटनाएं भी इतनी अजीबोगरीब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लगता है कि ये मुसीबतें मेरी मौत के साथ ही मेरा पीछा छोड़ेंगी। जब यहाँ आई गई हो बेटी तो इतने निराश मत हो। मैंने कहा, सिलसिलेवार बताओ कि हुआ क्या है। परसों अशोक के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अशोक के मोबाइल पर? जी। किसका? पता नहीं। उसके इस जवाब पर कई पलों तक के लिए हम तीनों के बीच खामोशी छा गई। फिर शगुन ने कहा, मैसेज क्या था? केवल इतना कि छंगा बूरा की खोली पर आओ। किस लिए? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, न मेरी ना ही अशोक की। पलट कर उस नंबर पर फ़ोन भी किया, स्विच ऑफ मिला। तो फिर तुम वहाँ गई होगी, मैंने मनोविज्ञान के बेस पर कहा। जी, मैं भी और अशोक भी। क्या देखा? छंगा बूरा की गोली जलकर राख हो गई थी। चांदनी ने इस तरह कहा जैसे उसकी आंखों के सामने अभी भी वही मंजर नाच रहा हो। सारी खोलियां एक दूसरे से सटी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दाएं बाएं की खोली बिल्कुल सुरक्षित थी, जबकि राख हुई खोली की राख के बीच छंगा बूरा की लाशें भी राख हुई पड़ी थी। बहुत ही विवश मंजर था। ऐसी हौलनाक लाशें देखने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूं लगता था जैसे कोई चिता में आधा ही जल पाया हो कि आग बुझा दी गई। उस डरावने मंजर को देखने के बाद मेरी तो किसी से कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अशोक ने ज़रूर आस पड़ोस की खोली वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई ये सवाल का ठोस जवाब नहीं दे पाया कि आग कैसे लगी थी। सबका कहना बस यही था कि आग खोली के अंदर से ही लगी थी। उनकी नज़र तो तब पड़ी जब खोली काफ़ी जल चुकी। तब उन सब ने मिलकर इसलिए आग बुझाई कि कहीं वह सभी को जलाकर खाक ना करते। एक आध का कहना था कि छंगा बूरा रोज रात को दारू पीते थे। उसी अवस्था में उनमें से किसी ने बीड़ी सुलगाने के लिए तीली जलाई होगी, जिससे खोली में आग लग गई। उनके बारे में बाकी खोली वालों की क्या राय थी? पारो के अलावा किसी की भी राय अच्छी नहीं थी। पारो कौन? उन्हीं खोलियों में से किसी में रहने वाली अनाथ लड़की थी। उस मंजर को देखकर वह सबसे ज़्यादा रो पीट रही थी। आस पड़ोस के खोली वाले जब अशोक को ये बता रहे थे कि छंगा बूरा अपराधी किस्म के थे, इसलिए कोई उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, तो वह उन लोगों पर चढ़ गई थी। कहने लगी थी कि सारे आस पड़ोसी मेरे छंगा से जलते थे, इसलिए उसकी बुराई कर रहे हैं, और खोली में इन्हीं में से किसी ने आग लगाई है। अशोक ने जब लोगों से पारो के बारे में पूछा तो पता लगा कि वो मशीन का ठंडा पानी बेचने का धंधा करती थी। उसके और छंगा के बीच आशनाई चल रही थी, इसलिए वह इतना रो पीट रही थी और सब पर आरोप लगा रही है। अशोक ने उससे भी बात की? हाँ, चांदनी ने बताया, और उससे
छंगा भूरा की किसी नाते रिश्तेदार के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसे भी ऐसे किसी शख्स के बारे में मालूम नहीं था। उसके बाद हम घबरा गए थे। सीधे वकील के पास पहुंचे। सारा वृत्तांत सुनने के बाद उसके चेहरे पर भी निराशा फैल गई। किस लिए? कहने लगा कि मेरा सारा केस छंगा भूरा को झूठा साबित करने पर ही डिपेंड था, लेकिन जब वे होंगे ही नहीं तो झूठा किसे साबित किया जा सकेगा? और जब कोई झूठा साबित होगा ही नहीं तो मैंने धड़कते दिल से पूछा। एटीएम वाला अकेला सबूत ऐसा है जिससे कोर्ट में निपटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर, तुम लोग घबराओ मत। मैं ये साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि छंगा भूरा का यूं चलकर मर जाना दुर्घटना नहीं बल्कि सोच समझकर की गई हत्या है। जब से वकील ने यह कहा है तब से मेरे और अशोक के ही नहीं, सास ससुर के भी होश फाँकता है। चांदनी ने शगुन की तरफ देखते हुए कहा, हमें लग रहा है कि वकील ने हमें झूठी सांत्वना दी है। असल में बचाव को कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ तुम ये सोचकर आई हो कि विवाह आंटी? नहीं शगुन, मेरे यहाँ आने की वजह इतनी छोटी नहीं है। फिर जिस दिन ये घटना घटी उस शाम को ही अशोक को बिजनेस के काम से मुंबई जाना था। वहाँ जाने का उनका प्रोग्राम पहले से ही तय था। जब वह टेंशन हो गई तो एक बार को उन्होंने कहा भी कि वे नहीं जाते, लेकिन मैंने ही जिद करके भेजा। फिर कल करीब 11 बजे एक कोरियर मिला। कोरियर? उस कोरियर में अशोक की अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं था। कहते कहते चांदनी के चेहरे पर आतंक के भाव उभरा। अशोक की अंगूठी? इसका क्या मतलब हुआ? इसी का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा अंकल। मेरे चौंके हुए चेहरे की तरफ देखती हुए कहती चली गई। कोरियर खोलते ही और उसमें अशोक की अंगूठी को, उस अंगूठी को देखते ही जो हमेशा उनकी उंगली में रहती थी, क्योंकि वह हमारी इंगेजमेंट रिंग है, मेरे होश ही उड़ गए। रोंगटे खड़े हो गए। समझ ही नहीं पाई कि उसे किसी ने किस तरह मेरे पास क्यों भेजा। ज़रूर अशोक किसी के चंगुल में फंस गया था, शगुन बोला। मेरे दिमाग में भी पहला ख्याल यही उभरा था। यह सोचकर मेरी रूह फना हो गई थी कि अशोक किसी संकट में हो सकते हैं। तुमने उसकी खबर ली? तभी तो पता लगा कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। मतलब? अंगूठी मिलते ही मैंने अशोक के मोबाइल पर फ़ोन मिलाया। उन्होंने पहली रिंग पर अटेंड किया। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और पूछा कि तुम ठीक तो हो? तो वे बोले, हाँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तब मैंने पूछा कि तुम्हारी रिंग कहाँ है? उनकी हैरत में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अरे, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी रिंग गुम है? मैंने कोरियर के बारे में बताया। सुनकर मारे हैरत के उनका भी बुरा हाल हो गया। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। उन्होंने बताया कि तुम्हें तो मालूम ही कि नहाने से पहले मुझे अंगूठी उतार कर रख देने की आदत है। कल शाम यहाँ आते ही नहाया था, क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी है। अंगूठी रूम में सेंटर टेबल पर रखकर बाथरूम में चला गया था। वापस आने पर उसे गायब पाया तो काफ़ी हंगामा किया मैंने। मैनेजर से शिकायत भी कर रखी है। उसने आश्वासन दिया है कि अंगूठी को बरामद करने की कोशिश करेगा। तुम्हें इसलिए सूचना नहीं दी कि बेकारी घबराओगी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि वह तुम्हें कुरियर से मिली है। बात समझ में नहीं आ रही। अंगूठी किसी ने क्यों मेरे होटल से गायब करके कुरियर से तुम्हें भेजी? मैंने कहा, और भेजने वाले को हमारा एड्रेस कैसे मालूम? अशोक बोला, एड्रेस तो होटल के रजिस्टर में भी लिखा है। मैंने फिर कहा, पर उसमें मेरा नाम तो नहीं लिखा होगा। कोरियर मेरे नाम से आया है। उधर अशोक सन, इधर मैं। बात समझ में ही आकर नहीं दे रही थी। अशोक की अंगूठी होटल के कमरे से चुराकर मुझे भेजने के पीछे आखिर किसका क्या मकसद हो सकता था? मुझ पर अजीब सी घबराहट हावी हो गई थी। अंत में ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अशोक अपना ख्याल रखना। उसके बाद सन्न अवस्था में शगुन ने पूछा। कनेक्शन कटते ही मेरे मोबाइल पर मैसेज टोन उभरी। एसएमएस पढ़ा तो बुरी तरह घबरा गई। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। बेचैन लहजे में मैंने पूछा, क्या एसएमएस था? चांदनी ने अपना मोबाइल निकालकर मेरी आंखों के सामने कर दिया। बुरी तरह व्यग्र मधु और शगुन भी उस पर चुप गए थे। लगभग सभी ने एक साथ पढ़ा। लिखा था, पुलिस को खबर दी तो इस बार उंगली भेज देंगे, और फिर कहीं भी आग लगने में भला कितनी देर लगती है। हम सभी के दिमाग चक्कर गिन्नी बनकर रह गए थे। ऐसी खामोशी छा गई जैसे बेडरूम में कोई नहीं। काफ़ी देर बाद मैंने ही कहा, यह तो धमकाने की कोशिश है। धमकाने वाले ने पहले अंगूठी भेजकर तुम्हें यह समझाया कि वह अशोक के कितना करीब है। शगुन बोला, फिर ये कि जिसकी अंगूठी भेजी है उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर क्यों? चांदनी की आवाज़ भर्रा गई। ये बात ना मेरी समझ में आ रही है ना अशोक कि कोई हमें इतने अजीब तरीके से क्यों धमका रहा? हमसे चाहता क्या है वे? तो क्या तुमने एसएमएस के बारे में भी अशोक को ना बताने का सवाल ही नहीं था? एसएमएस पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। कुछ और समझी हूँ या ना समझी हूँ, लेकिन ये ज़रूर समझ गई थी कि अशोक खतरे में। सो पलट कर तुरंत फ़ोन मिलाया। एसएमएस के बारे में बताया। कहा कि फ़ौरन लौट आए, मगर उसने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे कई मीटिंगें अटेंड करनी। अंततः मैंने उसे सतर्क रहने के लिए कहा। उसके बाद धमकाने वाले की तरफ से कोई और मैसेज नहीं। मतलब अभी तक ये स्पष्ट नहीं कि वह क्या चाहता है।
इसी सवाल ने तो मुझे परेशान कर रखा है। अशोक ठीक है? तभी से हर घंटे फ़ोन कर रही हूँ। अंतिम फ़ोन यहाँ पहुँचने से 5 मिनट पहले ही किया था, तब तक ठीक था। कह रहा था तुम तो मुझे सोने भी नहीं दे रही हो यार, कल तो आ ही जाऊँगा, इतना ज़्यादा भी मत डरो। मैंने तो अपने आसपास काफ़ी तलाशने की कोशिश की, मगर कोई संदिग्ध आदमी नज़र नहीं आया। मैंने 1 घंटे बाद पुनः फ़ोन करने के लिए कहकर फ़ोन काट दिया। मैंने अपने घूमते हुए दिमाग को सेट करने के बाद कहा, मेरे ख्याल से तो धमकाने वाला तुम्हें आतंकित करने की कोशिश कर रहा है बेटी। ऐसी कोशिशें वह और भी कर सकता है। पर क्यों पापा? शगुन ने पूछा। वह चाहता क्या है? मेरे ख्याल से अंत में वह ये चाहेगा कि चांदनी कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर ले, कह दे कि रतन की हत्या इसी ने कराई है। मेरा अनुमान भी यही है अंकल, चांदनी बोले। किसी न किसी स्टेज पर वह ये कहेगा कि अगर मैंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो वह अशोक की हत्या तक कर सकता है। और एक बार फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई। और शगुन ने पूछा, बात जब मुझ में और अशोक में से किसी एक के बचने की होगी शायद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी ये फ्रेंड खुद को चुने। चांदनी पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हें। शगुन थोड़ा भावुक होता नजर आया। और यकीन मानो, मैं अशोक को भी कुछ नहीं होने दूंगा दोस्त। उसने बहुत प्यार से शगुन की तरफ देखा। उम्मीद तो यही लेकर आई हूँ, और इस उम्मीद का एक बेस भी है। कैसा बेस? जवाब में उसने अपने मोबाइल से कुछ छेड़छाड़ की और इस बार स्क्रीन को शगुन की आंखों के सामने करती बोली, इसे पढ़ो और समझने की कोशिश करो। मैं और मधु भी स्क्रीन पर झुक गए। वही लिखा था जिसका जिक्र शुरू में कर चुका हूँ। एक बार फिर लिख देता हूँ। मैसेज था, तुम्हारे बचाव का रास्ता पीले रंग के एक ऐसे घर में बंद है जहाँ काले रंग के मोती रहते हैं। शगुन ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगी, चांदनी बोली। लेकिन समस्या यही है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शगुन ने मेरी तरफ देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रहा हो कि क्या आपकी समझ में कुछ आया। मैंने आंखों में वही भाव लिए मधु की तरफ देखा, मगर वह तो पहले ही उन भावों के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा यहाँ मौजूद लोगों में सबसे ज़्यादा सीनियर मैं ही हूँ। अतः जिस वाक्य का मतलब किसी की समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब समझना और सबको समझाना मेरी ड्यूटी। सो चांदनी का मोबाइल अपने हाथ में लिया। मैसेज को एक बार फिर पढ़ा। एक बार का बार बार पढ़ा। काफ़ी देर तक पढ़ता ही रहा, लेकिन मजाल है जो एक भी लफ्ज़ पल्ले पढ़ाओ। थक हार कर मैं बड़बड़ा उठा। पीले रंग का आखिर ऐसा कौन सा घर है जिसमें काले मोती पाए जाते हैं, और उससे तुम्हारे बचाव का कैसा और कौन सा रास्ता निकलता है? शगुन ने सपाट लहजे में पूछा। सीधी बात बताइए पापा, आप इस पहेली को हल कर सके या नहीं? अपने भेजे में कुछ नहीं घुसा बेटे। ये मैसेज तुम्हें कब मिला? शगुन ने चांदनी से पूछा। तब जब मैं और अशोक छंगा और भूरा की जली हुई खोली से वकील के रेजिडेंस की तरफ जा रहे थे। तब तो पहला मैसेज ये हुआ। तुमने इसका जिक्र उसी समय क्यों नहीं किया जब ये सारा वृत्तांत बता रही थी? क्योंकि उस वक्त इस मैसेज के बारे में मुझे भी पता नहीं था, चांदनी ने बताया। इस पर तो मेरी नज़र धमकी देने वाले की मैसेज के बाद पड़ी, तब जबकि मैं मैसेज बॉक्स चेक कर रही थी। जाहिर है कि जब ये आया तब मैं किसी वजह से मैसेज टोन पर ध्यान नहीं दे पाई थी। हाँ, ऐसा अक्सर हो जाता है। मैसेज को पढ़कर मैं चौंकी। इसके आने का समय देखा, वह वही था जब मैं और अशोक खोली से वकील की तरफ जा रहे थे। तुमने ये मैसेज भेजने वाले का फ़ोन मिलाने की कोशिश भी ज़रूर की होगी, शगुन ने संभावना व्यक्त की। स्वाभाविक था, मैंने कहा। और इतना ही स्वाभाविक ये भी था कि उसका भी स्विच ऑफ मिला होगा। जी। तब तुमने इस मैसेज के बारे में भी अशोक को बताया होगा? नहीं। नहीं? मैं चौंका। क्यों नहीं? शगुन ने पूछा। जब तुम सारी बातें अशोक को बता रही थी तो इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुम कौन थे, तुम्हारे पापा कौन थे। उसने मेरी तरफ देखा। और विभा जिंदल कौन थी? क्या मतलब? सैक। चांदनी की आवाज़ पुनः दर्द में डूब गई। तुम्हें याद होगा, विभा जिंदल के बारे में बताते वक्त तुमने 3.5 घंटे वाले केस के बारे में विस्तार से बताया था। ये भी कि उसमें एक पहेली थी जिसे हल न कर पाने के कारण विभा के पति अनूप जिंदल ने आत्महत्या कर ली थी। और उसी ने क्यों? अन्य कई लोगों ने भी खुद को केवल इसलिए मार लिया था क्योंकि वो उस पहेली को हल नहीं कर पाए थे। बाद में विभा ने ही उसे हल किया। इस दिलचस्प कथानक के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें तुलसी पेपर बुक से प्रकाशित वेद प्रकाश शर्मा का चर्चित उपन्यास 3.5 घंटे, जो कि चैनल पर जल्दी उपलब्ध किया जाएगा। हाँ, मुझे याद है। शायद इसलिए पहेली जैसे सेंटेंस को पढ़कर मुझे विभा जिंदल की याद आई थी। दिमाग के किसी कोने ने कहा था कि इस पहेली को वे हल कर सकती है, और जब उनकी याद आई तो सच्चाई यह है कि मेरे जहन के हर कोने में रोशनी ही रोशनी फैल गई। मेरी अंतरात्मा कहने लगी कि पहेली को ही क्यों, मेरी वर्तमान हर मुसीबत को विभा और सिर्फ विभा जी ही हल कर सकती है।
उनके बारे में बताया गया तुम्हारा हर लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजने लगा सैग, और जितना वह गूंजा उतना ही मुझे विश्वास होता चला गया कि मेरी हर समस्या का हल वही है। तुमने कहा ही था कि उनमें जटिल से जटिल मर्डर केस को हल करने की अद्भुत क्षमता है। मेरा केस भी तो वैसे ही है का वैसे ही है सैग। अगर वे आ जाएं और मेरे चारों तरफ फैले मक्कड़ जाल को तोड़ दें तो मैं बच सकती हूँ। वे पता लगा सकती हैं कि रतन बिरला की हत्या किसने की, कौन है जो मुझे उसके इल्ज़ाम में क्यों और कैसे फंसाना चाहता है, छंका और बूरा की जलकर मर जाने का रहस्य क्या है, और क्या है हमारे लिए पहेली बन गए सेंटेंस का अर्थ। शगुन ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस मैसेज के साथ साथ अशोक को यह भी बताना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया है। मैंने ऐसा एक खास कारण से नहीं किया सैग। ऐसा कौन सा कारण था? अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल उभरा था कि षड्यंत्रकारी यदि इतना चालाक है कि वह पल पल अशोक पर नज़र रखे हुए, तो हो सकता है कि किसी टेक्निक से फ़ोन पर होने वाली हमारी बातें भी सुन रहा हो। दिमाग में ऐसा ख्याल आते ही मैं सतर्क हो गई, इस कदर सतर्क ही अपने चारों तरफ भी कड़ी नज़र रखने लगी। गुड, मैं कह उठा। शगुन के मुँह से शरारती लहजा निकला, यानी अचानक ही तुम एक चालाक लड़की में तब्दील हो गई। आदमी पर जब मुसीबत पड़ती है तो दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है, शगुन का जवाब मैंने दिया। मेरा मानना है कि चांदनी बेटी ने सही समय पर सही कदम उठाया। खैर, शगुन ने पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ तुम्हारे पास आना, लेकिन इस तरह की अगर कोई किसी तरीके से मुझ पर नज़र रखे हुए हो तो उसे इस बारे में पता न लगे। तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी, शगुन ने कहा। मुझे ये डर सता रहा था कि बात मुंह से निकली और पराई हुई, ऐसे में भला तुम्हें ही फ़ोन कैसे कर सकती थी? तो फिर यहाँ कैसे आ गई? मैंने दोपहर ही फैसला कर लिया था कि क्या करना है, चांदनी बताती चली गई। उसी के मुताबिक रात के 8:45 अपने ड्राइवर से कहा कि वह होंडा सिटी साकेत वाले मल्टीप्लेक्स की पार्किंग में खड़ी करके अपने घर चला जाए। चाबी और पार्किंग का टोकन वहाँ के मैनेजर को यह कहकर दे दे कि पिक्चर छूटने पर मिसेज अशोक बाजार ले लेंगी। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ नाइट शो देखने उनकी गाड़ी में जाऊँगी, लेकिन वापसी में अपनी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राइवर ने वैसे ही किया। अपने सास ससुर सहित मैं सबकी नज़र में 10 बजे अपने बेडरूम में सोने चली गई थी, मगर समझ सकते हो कि असल में सोई नहीं थी। रात के 11:30 बेडरूम की पिछली खिड़की से बाहर निकलकर बैक लॉन पार किया। जाहिर है कि मेन गेट से बाहर नहीं आई, वहाँ गार्ड जो थे। पिछली 4 दीवारी पार करके बैक लेन में पहुंची, वहाँ से टैक्सी द्वारा साकेत के मल्टीप्लेक्स पर। सारे रास्ते इस बात पर खास नज़र रखी कि कोई भी किसी भी रूप में मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। कम से कम मेरी नज़र में ऐसा कोई आदमी नहीं आया। पिक्चर छूटते ही मैनेजर से चाबी और टोकन लिया और वहीं से यहाँ के लिए रवाना हो गई। चांदनी, बहुत हिम्मत की तुमने। अंकल ने ठीक कहा सैग, इंसान पर जब मुसीबत पड़ती है तो बड़े से बड़ा काम कर गुजरता है। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिमाग इस तरह से काम करने लगेगा और मुझ में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि रात के इस वक्त दिल्ली से यहाँ पहुँच जाऊँगी। शगुन ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें आज की ही रात वापस भी जाना होगा। 6 बजे से पहले पहुँचना ज़रूरी है। चांदनी ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा, उसके बाद उजाला हो जाएगा। सुबह को मैं सभी को अपने बेडरूम से निकलती नज़र आनी चाहिए। उसी बैक लॉन वाले रास्ते से वापस जाओगी? जाहिर है। गाड़ी कहाँ छोड़ोगी? किसी 5 स्टार होटल की पार्किंग में। चांदनी ने सोचा समझा जवाब दिया, कल ड्राइवर से मंगा लूँगी। उससे कह दूंगी कि पिक्चर के बाद दोस्तों के साथ वहाँ चली गई थी, फिर दोस्तों के साथ ही वापस आ गई, इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी है। लेकिन वह किसी को बता सकता है? हमारे यहाँ नौकरों को इतना नहीं बोलने दिया जाता। एकाएक मैंने कहा, एक बात कहूँ बेटी? जी कहिए। बकौल तुम्हारे कल अशोक वापस आ जाएगा। जी। क्या करोगी? उसे यहाँ आने के बारे में बता दोगी? मौका देखकर अपने बेडरूम में, अच्छी तरह से यह तसल्ली कर लेने के बाद कि बात उसके कानों से आगे नहीं जाएगी। नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। क्यों? वह चौंकी। शगुन और मधु ने भी मेरी तरफ चौंके हुए अंदाज में देखा। बात तभी दूसरे के कानों तक पहुंचती है जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा कि असली कारण बताने से बात गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नकली बात गढ़ी। मैंने ये बात कही इसलिए है क्योंकि महसूस किया कि तुम किसी न किसी स्पॉट पर यहाँ आने की बात अशोक को ज़रूर बताओगी। लेकिन फ़िलहाल ये ठीक नहीं होगा बेटी। जितनी सावधानी तुमने अभी तक बरती है उतनी ही सावधानी लगातार बरतते रहना मुनासिब होगा। इस बार चांदनी एकदम से नहीं बोली, जाने क्या सोचती रही। फिर लंबी सांस लेने के बाद कहा, ओके अंकल, आप ऐसा चाहते हैं तो सावधानी बरतूंगी, तभी अभी उससे जिक्र नहीं करूँगी। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जल्दी कहिए अंकल, टाइम कम है। मेरे ख्याल से विवाह इस पचड़े में नहीं पड़ेगी। क्यों? चांदनी पर जैसे बिजली गिरी। मुझे मालूम था कि ऐसा कहने पर ऐसा होगा, इसलिए समझाने वाले अंदाज में बोला,
विवाह के बारे में तुमने जो कुछ सोचा वह 100% दुरुस्त है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए ये सब कुछ कुछ है ही नहीं। उन सवालों के जवाब वह चुटकी बजाकर तलाश लेगी, लेकिन जिन्होंने हमारे दिमागों का भिन्नायास उड़ाया हुआ है, एक बार वह मैदान में उतर आई तो फिर कोई भी सवाल सवाल नहीं रह जाएगा। लेकिन चांदनी और शगुन के मुंह से एक साथ निकला। वह छोटे मोटे झमेलों में हाथ नहीं डालती। छोटे मोटे झमेले? शगुन के लहजे में हैरानी उभरी। यह आपको छोटा मोटा झमेला नजर आ रहा है पापा? जो तुम्हें और चांदनी को हो सकता है कि मुझे और मधु को भी बहुत बड़ा झमेला नजर आ रहा है। यकीन मानो, विवाह के लिए वह कुछ भी नहीं है। 3.5 घंटे के बारे में तो शगुन ने तुम्हें बता दिया बेटी। मैंने चांदनी की तरफ देखा, लेकिन बीवी का नशा और मिस्टर चैलेंज के बारे में नहीं बताया। बीवी का नशा एक ऐसा अजीबोगरीब केस था जिसके बारे में सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि विवाह उसे निश्चित रूप से हल करना चाहेगी। इसलिए संजय को अपने साथ लेकर जिंदलपुरम के पहुंच गया था। मतलब? संजय भारद्वाज मेरा एक हम पेशा दोस्त है। वह अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता है। उसी प्यार की खातिर उसने अपनी बीवी की सबसे प्यारी सहेली का मर्डर कर डाला। प्यार की खातिर मर्डर? चांदनी हैरान। बेइंतहा प्यार कभी कभी इंसान को भटका भी देता है। मैंने उसकी हैरत का जवाब दिया। उसकी बीवी की सहेली के पास एक नेकलेस था। संजय के दिमाग पर उस नेकलेस को अपनी बीवी के गले में देखने की धुन सवार हो गई, जबकि वह इतना कीमती था कि उसे खरीदने के बारे में संजय सोच तक नहीं सकता था। उसके लिए उस नेकलेस को हासिल करना ज़रूरी हो गया था, और उसे हासिल कर के लिए ज़रूरी हो गया था बीवी की सहेली का मर्डर, जो कि उसने किया। और विधि का विधान देखो कि उस मर्डर के इल्ज़ाम में उसकी बीवी ही फंस गई। यानी उसी पर आरोप लगा कि नेकलेस को हासिल करने के लिए उसने अपनी सहेली की हत्या की है। क्या बात कर रहे हैं अंकल? ऐसा कैसे हो गया? डिटेल में जाओगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी बेटी। इस वक्त बस इतना समझ लो कि जब ऐसा हुआ तो संजय के पास अपनी बीवी को बचाने का केवल एक ही रास्ता था, ये कि कानून को बता दे कि हत्या उसकी बीवी ने नहीं बल्कि उसने खुद की है। यही किया भी, लेकिन अदालत किसी के कहने मात्र से इस बात को नहीं मान लेती। उसे सबूत चाहिए, और संजय भारद्वाज के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने हत्या उसने की है। क्या बात कर रहे हैं अंकल? चांदनी की हैरत बढ़ती ही जा रही थी। जब उसने हत्या की थी तो उसके अपने पास इस बात के सबूत क्यों नहीं थे? असल में संजय ने मर्डर इतने लाजवाब प्लान के साथ किया था कि खुद वही साबित नहीं कर पा रहा था कि उसी ने किया है। सारे सबूतों को वो पहले ही खुद ही नष्ट कर चुका था, तब जबकि उसने ये सोचा था कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर उसे किसी भी हालत में न पकड़ सके। अब उसके पास सिर्फ एक कहानी थी, ये कि उसने मर्डर कैसे किया। उस कहानी को वो पुलिस को सुनाता फिरता था, वकीलों को सुनाता था, जजों को सुनाता था, मगर जो भी सुनता यही कहता कि ये सिर्फ एक कहानी है। अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत हो कि हत्या तुम ही ने की है तो पेश करो। वह सबसे यही कहता। तुम लोगों का दावा है कि हत्यारा कोई ना कोई चूक जरूर करता है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने हत्या की है। उस चूक को पकड़िए ना। उस सबूत के बूते पर मुझे कोर्ट में हत्यारा साबित कीजिए ना, ताकि मेरी बीवी बेगुनाह साबित हो सके, जो कि वह है भी। मगर किसी को वह चूक नहीं मिल रही थी। कोई उसे हत्यारा साबित करने वाला सबूत नहीं खोज पा रहा था। बल्कि ज़्यादातर लोग तो ये कहने लगे थे कि हत्या उसने की ही नहीं है, अपनी पत्नी से, क्योंकि वह बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए उसे बचाने के लिए कहानियां सुनाता फिर रहा था। हर तरफ से निराश होने के बाद वह मेरे पास आया था। उसने कहा था कि तुम्हारी विवाह का दावा भी यही है कि हत्यारा कोई ना कोई चूक ज़रूर करता है। मैं उसे भी बताना चाहता हूँ कि मैंने हत्या कैसे की, और देखना चाहता हूँ कि वह मेरी कौन सी चूक पकड़कर कोर्ट में मुझे हत्यारा साबित कर सकती है। तो फिर विवाह जी ने वैसा किया? इस फेर में मत पड़ो बेटी। उस मामले का अंत बहुत चौंकाने वाला था। इस वक्त मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह इस अनोखे मामले के लिए जिंदलपुरम से निकल आई थी। आम मर्डर केसों की इन्वेस्टिगेशन करना उसका पेशा नहीं है। तो फिर मिस्टर चैलेंज वाले मामले में मेरठ क्यों आई? तो दोस्तों, बीवी का नशा चैनल पे अपलोड है, तो जो कहानी और इसकी कहानी को विस्तार से जानने के लिए आप बीवी का नशा पढ़ सकते हैं। आई कहाँ? चालबाजी करके बुलाया था मैंने। यहाँ के फेमस कॉलेज में मर्डर पर मर्डर हो रहे थे। हर मरने वाला मरने से पहले चैलेंज शब्द लिख रहा था। ऐसी गुत्थी थी ये कि लाख दिमाग घुमाने के बावजूद मेरी समझ में आकर नहीं दे रही थी। रह रहकर विवाह की याद आ रही थी। बार बार लग रहा था कि इस गुत्थी को सिर्फ और सिर्फ विवाह ही सुलझा सकती है। और मैं जानता था कि वे मेरे कहने पर भी इस साधारण मर्डर केस को हल करने के लिए जिंदलपुरम से बाहर नहीं आएगी। तब मैंने खुद अपने अपहरण का ड्रामा किया, खबर विवाह तक पहुंचाई। मैंने सोचा था जब उसे ये पता लगेगा कि किसी मुजरिम ने मुझे किडनैप कर लिया है तो केस को हल करने आए ना आए, लेकिन मेरी खातिर ज़रूर आएगी। वही हुआ।
यानी वे आई? हाँ। तो फिर इस बार भी कोई ऐसा ही ड्रामा कीजिए अंकल। कोई ऐसा ड्रामा जिससे वे जिंदलपुरम से निकलकर दिल्ली पहुंच जाएं। किसी भी तरह वे मुझे इस झमेले से निकाल दें। हर बार धोखे में नहीं आएगी वे। चांदनी सन्नाटे किसी अवस्था में चुप रह गई, जैसे बोलने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा। अंततः शगुन बोला और पूरी दृढ़ता के साथ बोला, अगर आप जिंदलपुरम नहीं जाना चाहते पापा तो ना जाएं, लेकिन मैं चाहूँगा। मुझे अपनी फ्रेंड के लिए जाना ही होगा और मैं देखता हूँ कि मेरी इच्छा के बावजूद वे जिंदलपुरम से बाहर कैसे नहीं निकलेंगी। मैं बोला, जिंदलपुरम जाने से मैंने कब इनकार किया? तो और क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वह हमारे जाने से इस केस को हल करने निकल ही पड़े। वो मैं देख लूँगा। ओके। मैं भी तो कहूँ, भला वहाँ जाने का मौका कैसे गंवा सकता है ये? कहने के साथ मधु ने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा। मैंने सकपकाकर मधु की तरफ। उसकी आंखों में शरारत कौंध रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्योंकि वो बीवियाँ बदलते थे कि अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।